Hello everyone. Today we'll be discussing about the news and the articles which is there on the Hindu newspaper और 20th जून का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड डिस्कशन विल बी ऑन द पैरेलल लाइंस विद द यूपीएससी एग्जामिनेशन। हम डिस्कशन जो करेंगे वो यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेवेंस या उससे कनेक्शन के हिसाब से कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के यूपीएससी के न्यूज़ को किस तरीके से हमको एनालाइज करना है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, है ना। उसके हिसाब से ही हम एनालाइज करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। टाइम एक ऐसी चीज़ है कि आप या तो उसको रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए, नहीं तो वो जो है हाथ से निकलते जाएगा जस्ट लाइक विंड। तो आज अगर आप 2023, 2024, 2025 कभी भी आप प्लान कर रहे हैं, जब भी आप प्लान कर रहे हैं अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो टाइम को रिस्पेक्ट करें। नोट मेकिंग इज़ द की। आज जो हम इस अखबार को, जो भी न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, ये आपको एक साल के बाद बिगर रिवीजन के याद रहने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आखिर अगर हम यहाँ बात करेंगे मान लीजिए ईपीआई की, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो अगर इस इंडेक्स को आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है डाउन द लाइन आप इन चीज़ को या तो याद ना रहे, याद रहे तो वेगली याद रहे, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो टाइम के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। नोट्स और आंसर राइटिंग आपके रैंक को बेटरमेंट के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ट्रस्ट मी, आप किसी भी चीज़ को कितने भी अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन नहीं करेंगे। और रिवीजन आराम से कैसे हो सकता है? अगर हम 4 बुक रेफ़र कर रहे हैं, हमारे पास 6 एनसीईआरटी है, 2 या 3 स्टैटिक बुक है, प्लस हमारे पास कोचिंग का मटेरियल है हमारे, तो ले दे के एक सब्जेक्ट के ऊपर 10-12 बुक हो गया। हम 10-12 बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, हम कितना भी अंडरलाइन कर लें। तो इट्स बेटर अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे कि यहाँ ईपीआई की बात हो रही है, तो फिर हम ईपीआई की सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो एक जगह चीज़ों को मेंशन करेंगे और नोट्स ऐसा बनाएंगे कि उसको हम कोई पन्ना बीच में ऐड करना हो तो हम ऐड भी कर सकें। ट्रस्ट मी, नोट मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो रिवीजन करना होता है। टाइम सेविंग आज ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कल उसको रिवाइज करने में वही टाइम सेव होगा, तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना, तो इसमें 180 कंट्रीज़ में इंडिया को जो प्लेस किया गया है वो अमंग द लास्ट करा गया है। और ये एक कहीं ना कहीं बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें कहीं ना कहीं जो स्टॉक ऑफ CO2 है एटमॉस्फेयर में, और उसके जो मिटिगेशन के, उनको जो रिड्यूस करने के, हटाने के जो मेजर्स हैं, इस चीज़ का जो है कहीं ना कहीं जो है बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टेड जो ग्रीन हाउस एमिशन, अब ग्रीन हाउस एमिशन आप बात करें, जैसे हमारा जो पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, अगर पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है वो क्या करेगा? एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है तो पोल्यूशन इंक्रीज़ करने से सबसे बड़ा फैक्टर आएगा, पोल्यूशन इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रैप है ना, हीट ट्रैप है, जो हीट आ रही है, जो सन के द्वारा हीट आ रही है यहाँ पे, उसके बाद बहुत सी हीट, बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। लेकिन ये जो पोल्यूशन है और
कुछ और भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये जो हीट ट्रैप है वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी इंक्रीज होगी, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, तो फिर क्या, फिर वही ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, सी लेवल अगर आइस मेल्ट करेगी तो सी लेवल इंक्रीज करेगा। जब सी लेवल इंक्रीज करेगा तो फिर हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, उसमें फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, हमको न्यूज़ को मैं हमेशा कहता हूं अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ध्यान में रखें अपने एग्जाम को और उसके हिसाब से इंटरकनेक्ट करें। अगर यहाँ हम ईपीआई की बात कर रहे हैं और सिर्फ मैं ये बता दूं ईपीआई ये होता है, वो 40 पैरामीटर्स के ऊपर जज करता है, इंडिया की ये रैंकिंग आई है, ऐसे उससे शायद कुछ काम बन जाए। लेकिन जो मेन काम है आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है, ये पोल्यूशन, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ हीट ट्रैप, उसके बाद ग्लेशियर का मेल्ट होना, सी लेवल में इंक्रीज होना, कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लडिंग की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लस जो वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम्प्लीटली अफेक्टेड होगा। देखिए, आपको मल्टी एंगल अप्रोच इज द की। मल्टी एंगल, इससे आपका रिवीजन भी होगा मल्टी एंगल अप्रोच से, है ना। अब यहाँ जो हमने देखा, हमने सोसाइटी फैक्टर, डिजास्टर को देखा, एनवायरमेंटल फैक्टर को देखा, और प्लस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा। भाई जब बाढ़ आ जाएगी अगर कहीं, तो बाढ़ में कोई काम करेगा कैसे, करेगा भी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाएगी, बहुत सारे लेबर्स नहीं पहुंच पाएंगे, फैक्ट्रीज के अंदर पानी घुस जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ट्रक जो है पानी क्रॉस करके हो सकता है ना जा पाए। इस तरीके से तोड़ की चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए एक एसेंशियल फैक्टर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम यूपीएससी के हिसाब से समझें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता होगा क्वालिटी एंड द काइंड एंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आ रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स ले रहा है, आपका चाहे सोलर के ऊपर हो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो। हम लोग जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चाइना, इंडिया, यूएस, रशिया वो अकाउंट करेगा 50% ऑफ ग्लोबल रेसिडुअल ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2050। लेकिन बहुत सारे मेजर्स हम ऑलरेडी ले रहे हैं। इस रिपोर्ट को जो कि सरकार को बहुत अच्छी नहीं लगी है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पॉलिसी में कुछ और बेटरमेंट, जो कि हमेशा वेलकम होता है कि कहीं ना कहीं और क्या बेटर कर सकते हैं, जो इन स्टॉक है कार्बन आज की डेट में हमारे एनवायरनमेंट में, उस चीज़ को भी किस तरीके से रिड्यूस करना है, नए को रिड्यूस करना है कि वो ग्रीन हाउस जो एमिशन है उसको चेक करें, जो पॉल्यूशन है उसको चेक करें, चाहे पर्टिकुलर मैटर जो प्रेजेंट है हमारे एयर में उसको चेक करें, प्लस साथ में जो ऑलरेडी है प्रदूषण, जो वातावरण में जो हमारे जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड भी है, वो उसको किस तरीके से और रिड्यूस करना है, जो कार्बन स्टॉक है उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, उस पर भी बहुत सारे पॉलिसीज़ जो हैं, प्लस और भी नई नई आती रहेंगी और आना भी चाहिए। बिकॉज एनवायरनमेंट की बात है, एनवायरनमेंट जितना ग्रीनर है उतने हम फिटर होंगे, उतने हम हेल्दियर होंगे। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, इस इंडेक्स की, तो इसका जो असेसमेंट है ना, द असेसमेंट कैरीड आउट बाय ये येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये कंबाइंड जो एम्फेसिस है ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर बेसिकली हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर
prioritizing the flow of greenhouse gases from countries while reducing the emphasis on stock of carbon dioxide from industrialized countries that is warming the globe। तो यहाँ पे बेसिकली वही बात हो रही है, कार्बन स्टॉक की बात हो रही है, और जो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, है ना, वो डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो पॉल्यूशन भी होगा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो वार्म है, जो वार्मिंग द ग्लोब जो हम बात कर रहे थे सिनारियो, किस तरीके से ग्लेशियर का पिघलना है, कोस्टल एरियाज में सी लेवल का बढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। द EPI dwells on the performance on air quality, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये इसके कहते हैं ना, ये 40 पैरामीटर्स है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो ज़्यादा जो कहते हैं एक अराउंड रहता है या अराउंड घूमता है। एयर क्वालिटी की यहाँ बात हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मेजर्स की बात हो रही है। ये जो रिपोर्ट है एस्टिमेट्स दैट चाइना, इंडिया एंड US एंड रशिया अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ ग्लोबल रेसिडुअल ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2050, जिसको हमने ऑलरेडी देखा। 2022 Environmental Performance Index EPI provides a data-driven summary of the states ऑफ सस्टेनेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, हम आज बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसलिए नीड ऑफ द आवर, एंड ऑलरेडी जो कंट्रीज उनको फॉलो कर रही हैं, ताकि हम कोई भी चीज़ यूज़ जो कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इतना उस चीज़ को हम यूज़ करें कि या तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, या हम फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी उनकी यूजिबिलिटी छोड़ें, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को रखें। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा रिसोर्स यूज़ करके उसको डिप्लीट कर दें, ख़त्म कर दें। तो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें आज के डेट में जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट है ना, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs की, तो ये ओवरऑल बात करती हैं एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन को डिस्करेज करना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को यूज़ किया गया है EPI द्वारा अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज, है ना, और 180 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, environmental health and ecosystem vitality। plus ये indicator provide a gauge to national scale of how close countries are for establishing environmental policy targets। जो countries जो कहीं ना कहीं जो environmental policies हैं वो बहुत vital role play करती हैं। environmental actions, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, या जितने हम ग्रीनर हो सकें, क्लीनर हो सकें, सो दैट द हमारा जो क्लाइमेट है, जो चेंज है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं उसके जो टेम्परेचर में इंक्रीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द ईयर्स, उसमें कितना रिडक्शन कर सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो कंट्री के लिए, बहुत ज़रूरी है वो वर्ल्ड के लिए, है ना। और EPI ऑफर्स दैट हाईलाइटिंग लीडर्स एंड लैगर्स इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, है ना, एंड प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑफ फॉर द कंट्रीज टू मूव टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देखिए यहाँ भी सस्टेनेबल फ्यूचर की बात हो रही है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ द क्लाइमेट, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज़ को, उस रिसोर्स को जो नेचर ने हमको दिया है, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है और ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला कोई भी चीज़ है उसको हमको डिस्करेज करना है। अगर वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली हम उसको डिस्करेज करेंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे बेसिकली जो
ओवरऑल जो बात हो रही है कि इंडिया ने इंडिया यूएस इंट्रोड्यूस किया कि भाई एक पर्सन है उसको आप यूएनएससी द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो किस किस तरीके से बहुत सारे सेवरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन उस पर चाइना ने एकदम एंड में आके जो है एक अपना जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स में आता है चाइना, और उसने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना पावर लगा के उस चीज़ को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए जो है वो चीज़ें जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होल्ड में चली गई हैं। और ये जो चाइना का एक्शन है ये बोला जा रहा है कि ये मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है यूएस एंड इंडिया का, उससे भी कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज़ देखी जा रही है, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अगर हम टेररिज्म की बात करें, इस टाइप की बात करें, तो फिर कहीं ना कहीं हर चीज़ से बियॉन्ड जाके वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये चीज़ क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एक जो बहुत साउंड रिलेशनशिप आज की डेट में जो दिखाई दे रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि जिस वजह से चाइना ने ये स्टेप लिया है। और इस चीज़ में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनएससी जो है, उसको हम इस न्यूज़ के द्वारा एनालाइज करेंगे कि क्या है यूएनएससी और कौन कौन इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़े मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड में, तो इंडिया मांग कर रहा है इसमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए, जिसको चाइना डेफिनेटली नहीं चाहता है। तो द यूएनएससी इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। देखिए, रिमेंबर दैट। अब कहते हैं ना नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे ही बनाएं। यूएनएससी लिखें, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन छोटा सा लिख दिए, यूएन चार्ज विथ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस। देखिए यहाँ बात हो रही है किसकी? पीस की, सिक्योरिटी की, है ना। एंड यूएन में कोई नया मेंबर का एडमिशन होना है, उसकी बात हो रही है। टू द जनरल असेंबली की, है ना। अगर किसी मेंबर का एडमिशन होना है यूएन में, उसमें जनरल असेंबली में, या प्रोवाइडिंग कोई भी चेंज करना है यूएन चार्टर में, तो फिर इसकी बात आती है सामने और ये अपना इन्फ्लुएंस करता है। इट पावर्स इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग पीस कीपिंग। देखिए फिर यहाँ पीस कीपिंग की बात हो रही है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, एनैक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस। अभी देखिए सैंक्शंस के बारे में आज के डेट में डेफिनेटली जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर्स या पीछे ईरान का हम देख लें, सैंक्शंस कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है ट्रेड पे, हमारे उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे, है ना। सारी चीज़ें किस किस टाइप के सैंक्शंस हैं उस पे वो चीज़ डिपेंड करती है। एंड ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस, तो कहीं ना कहीं एक ये जो पीस कीपिंग, सिक्योरिटी, ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यूएनएससी जो है उसके आसपास, और सारी जो पावर है उसको हमने डिस्कस किया कि क्या पावर किस तरीके से अराउंड घूमती है। और यूएनएससी इज द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस ऑन मेंबर स्टेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बाइंडिंग मतलब दे हैव टू अबाइड बाय दैट, उस चीज को उनको मानना है। बाइंडिंग। परमानेंट मेंबर की बात करें तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसके परमानेंट मेंबर है। यूएनएससी के नॉन परमानेंट की तो गैबन, गाना, केनिया, यूएई, इंडिया, अल्बानिया, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसी तरीके से बेसिकली इस न्यूज़ में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यूएनएससी किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो चलता है, कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये चीज़ों को हमको इस न्यूज़ के साथ एनालाइज करना था। अब मॉनसून, देखिए मॉनसून की अगर हम बात करते हैं, हम सीधे सीधे बोलते हैं कि जो इंडिया का जो मॉनसून है ना, जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो डायरेक्ट जीडीपी उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक बेस करता है। क्यों? वाई? जीडीपी के लिए, एक अच्छे ग्रोइंग जीडीपी के लिए, एक हायर जीडीपी के लिए बोला जाता है कि मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्यों ऐसा है?
क्या ऐसा है मॉनसून के अंदर, आपको खुद से क्वेश्चन करना है। आपको हम पढ़ाएं, कोई पढ़ाए, दुनिया का कोई टीचर पढ़ाए, पढ़ने के बाद आप खुद क्वेश्चन करिए, पढ़ते समय भी खुद से क्वेश्चन करिए, यार मॉनसून की बात हो रही, मॉनसून जिटर्स, वाई मॉनसून इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्यों कह रहे हैं कि मॉनसून जीडीपी जो है कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मॉनसून के वजह से, अगर मॉनसून अच्छा है तो जीडीपी बहुत अच्छा जा सकता है, मॉनसून अगर अच्छा नहीं है तो जीडीपी को अफेक्ट करेगा। क्यों? इसलिए हमारा जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड है वो रेन फेड है। मतलब रेन फेड का मतलब अगर रेन हुई, बारिश हुई तो उसको इरिगेशन मिलेगा, है ना, उसको इरिगेशन मिलेगा, क्रॉप्स को पानी मिलेगा, मतलब है ना, जब इरिगेशन मिलेगा, पानी मिलेगा तो फिर उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, है ना। इस समय समर्स है, हीट है, उसको भी कहीं ना कहीं वो चेक में आएगा, है ना। जब बरसात होगी तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, है ना। और जब बारिश होगी हमारा ऑलमोस्ट 40 to 50% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा जो पूरा एरिया एग्रीकल्चर का वो रेन फेड है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। अब एग्रीकल्चर में हमारा एम्प्लॉयमेंट जो देखा जाए वो बहुत हायर है, ठीक है। अब अगर हम क्रॉप की बात करें, उनके सेफगार्ड के लिए पानी की ज़रूरत है, वाटर कहाँ से मिलेगा, मॉनसून, है ना, क्योंकि हर जगह जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है, अगर तो आज भी लगभग 40 से 50% जो हमारा लैंड एरिया है वो रेन पे डिपेंडेंट है, रेन फेड, इसीलिए मैंने बोला उसको रेन फेड। लेकिन अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, पानी लेट मिलेगा, तो फिर क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट डिक्रीज किया। अब आप समझिए कि अगर कोई अनाज 100 किलो पैदा होता था, 100 किलो में उसको 100 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है कि 100 केजी राइस 500 पीपल खाते थे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार राइस जो राइस इस बार है, अगर एग्जाम्पल है, ओके, राइस अगर मान लीजिए सिर्फ 80 केजी हुआ, तो फिर ये 500 लोग कैसे खाएंगे? या तो 500 लोग में अगर डिवाइड करेंगे तो जो इनटेक है, फूड का इनटेक है वो डिक्रीज करेगा। अगर फूड इनटेक डिक्रीज करेगा तो फिर हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव वे में। जब हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा तो ओवरऑल फिर हमारा आउटपुट जो है डिक्रीज करेगा। प्लस अगर 80 केजीज में हमको अगर भरपेट खिलाना है तो हो सकता है 500 की जगह हम 450 लोग को ही खाना खिलाएं, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे वही बात होगी कि वो जो 50 लोग होंगे, जो 50 लेफ्ट लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और हमारा जो इंफ्रा है, हमारा जो लैंड एरिया है, हमारा जो पॉपुलेशन है, वो सब ऐसा है कि कहीं ना कहीं पानी भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। फ्लड अगर है तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर जो फ्लडिंग हो जाए, फ्लडिंग के अपने एडवर्स इफेक्ट है, फ्लडिंग के अपने एडवर्स इफेक्ट है ना। तो जो फ्लडिंग के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ों को करता है कि हमारा, जिसको हमने पहले भी अभी देखा था, उन चीज़ों को कनेक्ट करिए, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लेबर कहाँ से मिलेगी, बारिश में अगर फ्लड लगा है लेबर नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रीज के लिए लेबर बहुत एक वाइटल है, चाहे लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, सब में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में लेबर तो चाहिए ही चाहिए। प्लस ट्रांसपोर्ट, प्लस आपका ट्रांसपोर्ट कहाँ से, रेलवे नेटवर्क, चाहे आप
रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, आपका अगर पानी भरा रहेगा तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट काम करेगा? ट्रेनें भी एक पर्टिकुलर लेवल जाने के बाद वहाँ पे सुविधाएं को बंद कर दिया जाता है टेम्परेरी वे में, ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं ये मॉनसून से कितना बड़ा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि IMD ने इसको फोरकास्ट किया है कि 2 जून में डेफिसिट है, लेकिन आगे आने वाले जुलाई में एंड अगस्त में ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और चिंता का कोई विषय अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्यों मॉनसून ज़रूरी है, मॉनसून को कैसे हम इकोनॉमी से कनेक्ट करेंगे, मॉनसून को एम्प्लॉयमेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे, मॉनसून को एग्रीकल्चर आउटपुट से कैसे कनेक्ट करेंगे, उस चीज़ को इन अ शॉर्ट फॉर्म, इन अ ब्रीफ फॉर्म हमने देखा। इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाने हैं, इसी तरीके से आपको याद भी रखना है, इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट्स को भी तोड़ तोड़ के पढ़ना है। किसी भी चीज़ को पहाड़ नहीं बनाना है, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में, स्ट्रक्चर में स्टडी करना है और अपने डेली जो रूटीन है उसको फॉलो करते हुए उस पोर्शन को, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो रिकग्नाइजिंग द कंपल्सरी वुमेन वर्क, यहाँ पे जो है एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, CMIE, उनकी एक रिपोर्ट जो है कि जो रूरल वुमेन है उनका जो पार्टिसिपेशन है, लेबर पार्टिसिपेशन की यहाँ बात हो रही है ना, लेबर पार्टिसिपेशन की। तो लेबर पार्टिसिपेशन जो वुमेन्स का है ना, जो वुमेन्स का है वो आपका 9.92% एज कंपेयर टू 67.24%। ये जो है 67% ये मेल का है एंड 9.92% ये वुमेन्स का है। कब का? मार्च 2022। अब सबसे पहले अगर आपसे पूछे वाई, वैसे तो हर आदमी एसेंशियल है, हर आदमी का एक अपना रोल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स की, हम बात कर रहे हैं वुमेन्स की डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं वुमेन्स की लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्यों डिक्रीज किया है। वह दे फोर्स्ड टू क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में उनको एक स्थायी काम ना मिलने के वजह से वही महिला कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, वही महिला कभी हाउस होल्ड काम कर रही है, वही महिला कभी खेतों में काम कर रही है, वही महिला कभी ईंट की जो भट्टी होती है वहाँ काम कर रही है। तो आखिर रीज़न क्या है? यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो डिस्करेजमेंट, इसकी वजह से एक डिसअपॉइंटमेंट को रेफर कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि एक डिसअपॉइंटमेंट, उनका जो फेल्योर है एक तरीके से एक स्थायी काम ना ढूंढ पाने की वजह से, उनका एक तरीके से उन्होंने गिव अप कर दिया कि हमको इस जो लेबर पार्टिसिपेशन है इसके सर्किल से एक तरीके से अपने आप को बाहर कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। और इसमें जो CMIE की रिपोर्ट जो बता रही है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो 9.92 पे आ गया एज कंपेयर टू 67% था किसका? मेल का पार्टिसिपेशन। तो 67% मेल का पार्टिसिपेशन था एंड 9.92 पार्टिसिपेशन फीमेल का है, वुमेन्स का है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग चीज़ है, बिकॉज वुमेन अगर एजुकेटेड है तो वो फैमिली का जो एजुकेट होने का जो चांसेस है वो बहुत हायर रहता है। फीमेल अगर स्किल्ड है ना, स्किल्ड है तो फिर फैमिली के भी चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। फीमेल अगर जॉब की बात कर रहे हैं, अगर उनको जॉब है, अच्छी जॉब है, अगर यहाँ पे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस जो ये न्यूज़ है, जो आर्टिकल है, कि इसमें यहाँ तक कि अगर उनको 3-3 हज़ार
केजी मड एक एक दिन में जो है लिफ्ट करना पड़ रहा था। एक पर्टिकुलर जॉब की यहाँ पे एक साइट की बात हो रही है जहाँ पे, और उनको जो रेट जो मिलना चाहिए उससे भी थोड़ा रिड्यूस वे में ही जो है रेट मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे मेंशन्ड हैं जो कि ये फैक्टर्स क्या किए हैं, उनको फोर्स कर दिए हैं कि वो लेबर पार्टिसिपेशन जो है उनका डिक्रीज कर गया है। लेकिन उनको अपने अगर एजुकेशन हम इंक्रीज करें उनका, ये अब देखना है वे फॉरवर्ड वाली मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन अगर इंक्रीज करें, उनको हम स्किल्ड करें, उनको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दें, तो हमारे सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें जो 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स की है। तो उसी तरीके से हर एक क्षेत्र में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर 9 एक तरफ पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का, वुमेन्स का, और 67 मेल का है, 67.24, तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सामने आता है। इस आर्टिकल से हमको क्या सीखना है? वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन सिनेरियो इन टुडेज वर्ल्ड, एक कहीं ना कहीं ये जो CMI की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रेफर करते हुए और कुछ सिनेरियो, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स, कुछ एरिया की जो है यहाँ बात हो रही है, हमको इसको अपने UPSC के पर्सपेक्टिव से देखना है। वुमेन का डेवलपमेंट, वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन, वुमेन का काम करना कितना आज की डेट में ज़रूरी है, इस चीज़ को हमको एनालाइज करना है और इस चीज़ को हमको नोट डाउन करना है। उसके फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, ताकि उसको हम किसी भी एस्से में, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। और इसी तरीके से आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर दोज। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।